हेलो एवरीवन। मैं ये एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। आई हैव बीन द टॉपर इन पॉलिटिकल साइंस इन क्लास 10th and 12th. I had humanities in 11th and 12th. I have a fair idea of how to tackle especially a subject like political science and obviously your entire social studies, but we'll be starting with political science. To begin, I'll be covering all the chapters from cover to cover. That is, each line explanation you will be getting. तो आपके सिलेबस में आई गेस 8 चैप्टर्स हैं। मेरे टाइम पे देखो गाइस पूरा बुक ही आता था। आई एम नॉट श्योर कि आपके टाइम कैसा है। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट। हाँ, सो वील बी स्टार्टिंग चैप्टर वाइज चैप्टर एंड हम पहला चैप्टर से शुरू करते हैं विच इज़ द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपको मैं ना शुरू करने से पहले ना कुछ इंसाइटफुल टिप्स देती हूँ। अगर आपको 95% से ज़्यादा लेके आने हैं तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। पहला है हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग शुड बी सच कि पढ़ने वाले को लगे कि बच्चे को आता है, सब उसने मेहनत करी है लिखने में, साफ़ सुथरा है। मैं कहती होती थी कि मोती पिरो दो आप अपने आंसर शीट में। एक अटेम्प्ट करो सब क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना, राइट एनीथिंग, कुछ तो उसके रिलेटेड पता होगा ना आपको, वो लिख दो आप। तीसरा है पॉइंटर्स। एक मेरी आदत हुआ करती थी स्टार्टिंग में ना, पैराग्राफ लिख देती थी। पैराग्राफ से लिखने से क्या प्रॉब्लम होती है, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि पैराग्राफ पढ़े उसमें देखे कि हाँ बच्चे ने ये लिखा, ये लिखा, लिखा। नहीं, किसी का टाइम नहीं होता। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहला पॉइंट लिखा, हेडिंग, उसमें एक हेडिंग बनानी है उस पॉइंट की, उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर ये करके फिर उस पॉइंट के बारे में लिखना है। दूसरी हेडिंग दूसरे पॉइंट के बारे में लिखना है। इसमें भी जो कंटेंट है उसको अंडरलाइन कर देना है। इससे आसानी हो जाती है टीचर के लिए पढ़ना। नेक्स्ट इज़, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद अंडरलाइनिंग पेंसिल से करो। वही गलती हो गई तो ये ऐसे नहीं काटना, एक हल्की सी लाइन लगा दी। तो ये कई चीज़ें होती है, दिस इज़ अ वे ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि टीचर को आइडिया लग जाता है बेसिकली कि आता है इसको। और इतने चेक करनी होती है आंसर शीट, सो नोबडी इज़ लाइक बॉदर्ड टू सी कि इसने ये सब कुछ लिखा है नहीं लिखा है। मेनली इट इज़ रिक्वायर्ड कि हाईलाइट हो रहा हो, मेहनत ना करनी पड़े। तो हम चलो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट पावर शेयरिंग, ठीक है। हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी में अब मैं ट्राई करूँगी कि आपको लाइन से लाइन समझा दूँ सारा, कि आपका आसान हो जाए कि कोई लाइन नहीं समझ में आती है। मेरे साथ बहुत होता था, ये लाइन समझ में नहीं आती थी तो फिर मैं ढूंढती थी यूट्यूब पे कि कोई तो ये लाइन का मतलब समझा दो। सो अब मैं हूँ आपके लिए। आई विल एक्सप्लेन एवरी लाइन टू यू। तो ओवरव्यू क्या कहता है? विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट डेमोक्रेसी all powers does not rest with any one organ of the state. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. यहाँ तक ये कह रहा है कि एक जब स्टेट होता है ना, स्टेट, तो उसके ना 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। इसमें जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी होती है, इसको हम ना 3 पिलर्स भी कहते हैं कि ये 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी इज हैंडल्ड डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग. These stories yield some general conclusions about the need of power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका, इन दोनों की स्टोरीज बताएंगे कि आप प्रिपेयर करो अच्छे से, इस पे से एक पे क्वेश्चन पक्का आता है।
बेल्जियम पे शुरू कर रहे हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी एक छोटी कंट्री है यूरोप में बेल्जियम। इट हैज़ बॉर्डर्स विद नेदरलैंड्स, France and Germany. It has a population of little over 1 crore, about half of the population of Haryana. The ethnic composition of this country is very complex. Ethnic क्या होता है कि किस टाइप के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। जैसे इंडिया में, इंडिया इज़ कॉल्ड मल्टी एथनिक कंट्री क्योंकि यहाँ पे हर एक एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। पंजाबीज़, हरियाणवीज़, राजस्थानीज़, गुजरातीज़, महाराष्ट्रियन, तमिल। फ्रॉम द साउथ वी हैव नंबर ऑफ ethnicities there. So यही समझाना चाह रहा है, the ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रख लेना कि 59% लोग डच बोल रहे हैं, 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 1% लोग जर्मन बोल रहे हैं। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20 आर डच स्पीकिंग। तो अब हमें सी समझ में आ गया है। द माइनॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got benefit of the economic development and education much later. तो हमें ये बता रहा है कि जो फ्रेंच कंट्री में, तो फ्रेंच पॉपुलेशन एक माइनॉरिटी थी ना, 40% थी, हाँ डच 59% थी, बट जो 40% लोग थे ना, दे वर कंपैरेटिवली मोर पावरफुल एंड रिच। और जो डच है वो बाद में उनको, हमें क्या कहते हैं, उनको एजुकेशन मिली, उनको रिसोर्सेज मिले, एंड इसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था दोनों के बीच में। एंड दिस हैज़ लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। कब? 1950s एंड 60s में। दिस टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कैपिटल है, एक्यूट का मतलब होता है कम होना, शॉर्टर, लेस। ब्रुसेल प्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम। इन डच स्पीकिंग पीपल कॉन्सिडर मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो यही समझ में आया ना हमें कि जो डच स्पीकिंग लोग थे पूरी कंट्री में, तो वो कितने परसेंट थे? 59% थे, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। बट जो कैपिटल थी उसमें कम थे। इसका मतलब ये हो गया कि आसपास के एरियाज में डच स्पीकिंग लोग थे बट कैपिटल में इतने नहीं थे। तो ये भी एक अलग टाइप की सिचुएशन है कि जो कंट्री की कैपिटल है वहाँ पे जो ओवरऑल मेजॉरिटी में लोग हैं वो बहुत कम है। तो इन्होंने एक बैकग्राउंड दे दिया बेल्जियम का। अभी इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, मेनली आपको बस ये याद करना है कि बेल्जियम कहाँ पे एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल क्या है ब्रुसेल्स, उसकी पॉपुलेशन क्या है 1 करोड़ से भी आधी, जो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है, जो हरियाणा के मतलब 2 करोड़ पॉपुलेशन के आसपास है, तो उसके आधी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये पता कर लेना, ये याद रख लेना 59%, 40% और 1%, ये याद कर लोगे आप। फिर ये ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है, उसमें कैसे है कि वहाँ पे जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी में है। और हमने क्या अभी तक पढ़ा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनके पास पहले से ही रिसोर्सेज थी, जिसके कारण वो ज़्यादा फ्लरिश कर गए थे, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे क्योंकि दूसरों को बहुत बाद में रिसोर्सेज और एजुकेशन मिली। अब हम श्रीलंका के बारे में आते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। आइलैंड का होता है जिसके आसपास पानी हो, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ ईस्टर्न रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स इज सिन्हाला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग। सिन्हाला, अब जैसे अगर ये श्रीलंका है, ठीक है, इसमें 2 हैं, एक सिन्हाला स्पीकिंग और एक है तमिल स्पीकिंग, राइट। सिन्हाला स्पीकिंग कितने परसेंट है? 74%। तमिल स्पीकिंग है 18%। अमंग तमिल देर आर सब 2 ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री called Sri Lankan Tamils and the rest whose forefathers come from India as a plantation workers during the colonial period. These are called Indian Tamils. अब ये याद कर लेना कि जो तमिल स्पीकिंग भी है ना, इसमें भी फर्दर 2 बाइफर्केशन है। एक श्रीलंकन तमिल्स जो ओरिजिनली श्रीलंका से ही थे, और दूसरी है
इनके 4 फादर्स शिफ्ट हुए हैं, तो ये 13% और ये रेस्ट हो गया। ये कौन थे? इंडिया के लोग थे जो प्लांटेशन पर्पसेस, प्लांटेशन मतलब क्रॉप ग्रोइंग, एग्रीकल्चर, इसके कारण श्रीलंका में माइग्रेट हो गए थे। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. अब ये मैप देखो, ये मैप तो ब्रुसेल्स का ही रहा। श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है नॉर्थ में। And most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslim. अब Sinhala speaking जो 74% थे वो है हमारे पास बुद्धिस्ट, और बाकी सारे हैं हिंदू और मुस्लिम। These are about 7% Christians who are Tamil and Sinhala. Just imagine what could happen in a situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This could lead to a massive partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy an even majority and could impose its will on the entire company. अब इसमें समझा, इसका बेसिकली आप ये समझ के देखो कि ये सारे बैकग्राउंड का क्या ऑब्जेक्टिव है। या आपको ये समझा रहा है कि एक कंट्री में मेजॉरिटी है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों के, तो वो अपनी विल ऐसे इम्पोज कर देगा कि हम भी जो चाहेंगे हम वो करेंगे। अब सपोज इंडिया का एग्जांपल ले लो, इसको रियलिटी से ना कंपेयर करना आप लोग। इंडिया में हिंदूज़ आर इन मेजॉरिटी। अब हिंदूज़ कह दे भाई हम तो मेजॉरिटी में, हमारे हिसाब से होगा, हम आउटकास्ट कर देंगे मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को। ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं वर्क करती। वी वर्क इन अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी क्लास आर ऑल्सो अपलिफ्टेड, आर ऑल्सो सीन। सो अब हमें यही समझेंगे आगे जाके कि मेजॉरिटिनिज्म क्या थी श्रीलंका में, कैसे बेल्जियम में अकोमोडेट किया गया उस चीज़ को। फिर हम इससे ये समझेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना कि जैसे मैंने आपको ये स्टार्टिंग के कितने पेजेस समझा दिए हैं, 1 2 3 हमने 2.5 पेज कवर कर लिए। इसी स्पीड से चलेंगे 12 मिनट की वीडियो, देखो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपका अगला पार्ट लेके आऊँगी, तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और मतलब इसका देखो ये सब बोलते हैं, बट इसका बेसिक मोटिवेशन होता है कि भाई हमारी वीडियो कोई देख रहा है, कोई पसंद कर रहा है, तो यू नो देयर इज़ अ मोटिवेशन कि चल एक और वीडियो लेके आते हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रही है। एंड आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा, आपको आंसर लिखना इतना आसान हो जाएगा ना, बस थोड़ा सा भरोसा रखें मेरे पे। एंड आई विल श्योर यू दैट आई विल कंप्लीट योर एंटायर पॉलिटिकल साइंस इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेट्स से कितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स है। वील कंप्लीट दिस इन लाइक मैक्स टू मैक्स 20 days, ठीक है। चलो बाय।